Hello students, today we are going to learn composition and structure of the atmosphere, and it is the chapter number 11 of class 9th geography. Okay, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे composition and structure of atmosphere और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर बना के आपको दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन। सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? इसका डेफिनेशन होगा एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है? एक एयर का यानी कि हवा का ऐसा ब्लैंकेट है जो पूरी तरह से हमारा जो पृथ्वी है उसको घेरा हुआ है। ठीक है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एयर इज दैट वी डू नॉट फील इट्स प्रेजेंस अनलेस देयर इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन इन इट। एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज नोन एज विंड। सो बच्चों यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है? यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम एयर को नहीं देख सकते। कब तक? जब तक ये मूव नहीं करता है। जब ये हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तभी हम इसे फील कर सकते हैं, यानी कि हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। और जब एयर हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं उसे हम विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है, although air is not as dense as land and water, it has weight and pressure it exert on the surface is known as atmospheric pressure। और बच्चों ये जो एयर है ना, एयर का डेंसिटी जो है बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एयर हैज़ लेस डेंसिटी। सो लैंड के मुकाबले यानी कि ज़मीन और पानी के मुकाबले इसका जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, फिर भी इसका कुछ वेट होता है। मीन्स इट हैज़ मास। आपने पढ़ा है ना, इट हैज़ मास। और ये एयर जो क्या करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यानी कि प्रेशर किसी भी चीज़ पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो एयर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है किसी भी चीज़ पर उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। सो बच्चों एटमॉस्फेयर जो है ना वो बहुत सारे गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स मिलके बने हैं। चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन सा गैसेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है नाइट्रोजन। पूरी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो गैस है ये है नाइट्रोजन, और इसका जो मात्रा है यानी कि परसेंटेज कितना है? 78% है। और उसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है और ये 21% है। यानी कि बच्चों अब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाकर एटमॉस्फेयर का 99% बन जाता है। उसके अलावा जो 1% है उनमें आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके अलावा बहुत सारे इनर्ट गैसेस जैसे कि नियॉन। ठीक है, और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर भी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, etc etc, and beside these gases there are water vapor and dust particles also in the atmosphere। अब स्टूडेंट्स अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों स्ट्रक्चर के बेसिस पर एटमॉस्फेयर को 4 लेयर पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है आयनोस्फियर और इसे ही हम थर्मोस्फियर भी कहते हैं, और उसके बाद चौथा है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक करके हम इन सारे लेयर्स को हम देखेंगे। आपको वीडियो को पूरी तरह से देखना है और ध्यान से देखना है, इसको समझने की कोशिश करना है। मैं आपको इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर बना के आपको मैं देने वाला हूँ। सो सबसे पहले देखेंगे ट्रोपोस्फियर। सो जो ये वर्ड ट्रोपोस्फियर जो है उसका मीनिंग होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। क्या होता है? रीजन ऑफ मिक्सिंग। और ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है टोपोस। टोपोस का मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है, सो इट इज़ द लोअर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर इन विच वी लिव। और ये जो ट्रोपोस्फियर है
वो सबसे नीचे वाली लेयर है, एटमॉस्फेयर की जो सबसे वाली लेयर है जहाँ पर हम रहते हैं। वर्चुअली ऑल वेदर फेनोमेना दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ टेक प्लेस विद इन दिस ट्रोपोस्फेयर। और जितने भी वेदर फेनोमेना होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसी लेयर पर होते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर पे होते हैं। जैसे कि बादल बनना, बारिश गिरना, बर्फ़ बनना, बर्फ़ गिरना, हेल स्टोन बनना, हेल स्टोन गिरना, ये सारे के सारे जो वेदर फेनोमेना है वो इसी स्फीयर पर होते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फियर पर ही होते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड द 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो पोलर रीजन में, अगर हम पोलर रीजन पर जाए तो पोलर रीजन में जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो एबव सी लेवल से 8 किलोमीटर तक ही होती है, 8-9 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर हम इक्वेटोरियल रीजन में आए तो ये 18 किलोमीटर तक बढ़ती है, यानी कि ट्रोपोस्फियर का जो एरिया है, जो कन्फाइंड एरिया है वो बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा होती है। कहाँ पर? इक्वेटर में। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इक्वेटर में बहुत ही ज़्यादा हीट पड़ती है, जिसका कारण से कन्वेक्शनल करंट बनता है, और उस कन्वेक्शनल करंट का कारण से जो ट्रोपोस्फियर है वो एक्सपांड हो जाता है और उसकी जो हाइट जो है वो थोड़ी ऊपर चली जाती है। तो इसीलिए जो पोलर रीजन है, यहाँ पर पोलर रीजन में ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो अराउंड 8 to 9 किलोमीटर रहती है और इक्वेटर में 18 to 20 किलोमीटर रहती है। आप याद कीजिए कि 18 किलोमीटर रहती है। ठीक है, इन एडिशन टू प्योर ड्राई एयर, ट्रोपोस्फियर कंटेन्स वाटर वेपर, ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर विच मिक्सेस परफेक्टली विथ अदर गैसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एटमॉस्फेयर में गैस के अलावा, यानी कि गैसेस के अलावा वाटर वेपर भी होते हैं। और वाटर वेपर कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, उन्हें हम नहीं देख सकते, और ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस का मतलब उनमें स्मेल नहीं होते गाइस, स्मेल नहीं होते। और ये किस फॉर्म में होते हैं? गैसेस के फॉर्म में होते हैं। वाटर वेपर भी ऑफकोर्स गैस ही है ना, ठीक है। और ये बाकी जो गैसेस है उनके साथ मिक्सड होते हैं। ठीक, द डिग्री विच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, यानी कि बच्चों जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है किसी एटमॉस्फेयर, किसी कन्फाइंड एरिया में, तो हम कहते हैं कि आज यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और अगर कहीं पर वाटर वेपर कम है तो आज हम कहते हैं कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है। तो अगर हम ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, और यही वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाते हैं तब ये क्लाउड्स यानी बादल और फॉग बनते हैं। ठीक है, अब वाटर वेपर कैसे कंडेंस होते हैं? वाटर वेपर तब कंडेंस होते हैं जब उन्हें कोई ठंडा सतह मिल जाती है, यानी कि ठंडी जगह मिल जाती है, तब ये वाटर वेपर जो गैसियस फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर एक और टर्म पढ़ने को मिलेगा, वो है प्रिसिपिटेशन। अब प्रिसिपिटेशन क्या है? रेन, हेल, स्नो, स्लीट, ये सारे को जब हम मिला के कहेंगे तो इसको हम प्रिसिपिटेशन कहेंगे। The one of the important features of the troposphere is that there is a decrease of temperature with increase in altitude at a mean lapse rate that is about 6.4 degrees Celsius per kilometer. However, there is an abrupt change in the lapse rate at an altitude of about 14 kilometer. This level of change is called tropopause. So बच्चों क्या आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर का क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स ये है कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर का हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि सी लेवल से हम जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर आपका घटता ही जाएगा। और बच्चों इसकी जो घटने की यानी कि डिक्रीज होने की जो रेट है वो है 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि हर एक किलोमीटर जब जैसे ही आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। फिर एक और किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस फिर से घट जाएगा, यानी कि 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर करके डिक्रीज होगा। ठीक है, और इस रेट को कहते हैं लैप्स रेट। सो व्हाट इज द लैप्स रेट? आप सिंपल लैंग्वेज में इसे डिफाइन कर सकते हो। लैप्स रेट इज द रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर as height increase in the troposphere and it is 6.4 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों जैसे ही ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है
14 किलोमीटर तक पहुंचती है, तब क्या होता है, तब वहाँ पर जो टेम्परेचर जो है ना वो ना बढ़ती है ना घटती है, रुक जाती है। और फिर 14 to 18 या फिर 14 to 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है टेम्परेचर, जैसे कि मैंने कहा ना बढ़ती है ना घटती है। और इस रीजन को 14 से लेकर 18 या फिर 14 से लेकर 16 किलोमीटर का जो रीजन है उसको हम ट्रोपोस पाउस कहते हैं। आपको पता है ना, पाउस का मतलब रुक जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर का जो डिक्रीजिंग रेट है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, और इसी रीजन को ट्रोपोस पाउस कहते हैं। और इस ट्रोपोस पाउस के बाद स्टार्ट होता है आपका दूसरा लेयर, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। तो आप ये कह सकते हो कि जो ट्रोपोस पाउस है वो ट्रोपोस्फियर का लास्ट बाउंड्री है, और उससे स्टार्ट होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। आप बात करते हैं बच्चों दूसरे लेयर की, स्ट्रेटोस्फियर की। बच्चों जैसे ट्रोपोस्फियर एंड होता है, स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाता है। द लोअर मोस्ट लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज एट ट्रोपोपाउस। दिस लेयर इज फ्री ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट। सो बच्चों जो स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको कहा ट्रोपोपाउस, ट्रोपोपाउस के बाद स्टार्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर। और इस स्फीयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में वाटर वेपर और डस्ट नहीं होते, गैसेस प्रेजेंट होते हैं, बाकी गैसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वाटर वेपर और डस्ट यहाँ पर नहीं होते, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 18 to 80 किलोमीटर। और बच्चों ये स्ट्रेटोस्फियर जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, ये 18 किलोमीटर अबव द सी लेवल से लेके 80 किलोमीटर अबव द सी लेवल तक एक्सटेंड है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। और बच्चों स्ट्रेटोस्फियर पर टेम्परेचर में उतना कुछ चेंज नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कि आपने देखा था कि ट्रोपोस्फियर पर जैसे जैसे हाइट बढ़ता है यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, धीमे धीमे, ठीक है। नो विजिबल ऑफ वेदर फेनोमेना टेक प्लेस इन दिस लेयर। सो स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता, यहाँ पर कोई वेदर फेनोमेना नहीं होता, ना ही यहाँ पर बादल बनते हैं, ना ही यहाँ पर बारिश होता है, ना ही यहाँ पर स्नो वगैरह या फिर कुछ भी नहीं होता, यानी कि वेदर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं होता। और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ना वो बहुत ही शांत रहता है। कैसा रहता है, बहुत ही शांत। इसीलिए स्टूडेंट्स बच्चों, इसीलिए एरोप्लेन्स वगैरह जो है वो ट्रोपोस्फियर में नहीं उड़ते, ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि वेदर का डिस्टर्बेंस बहुत रहता है, हवा चलता है, बादल होते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में कोई इस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल शांत है। इसीलिए जो एरोप्लेन जो है ना वो स्ट्रेटोस्फियर पर ही उड़ते हैं। और अगर मान लीजिए कि ट्रोपोस्फियर में कोई वेदर कंडीशन खराब है, यानी कि ट्रोपोस्फियर में मौसम अच्छा नहीं है, बादल छाया हुआ या फिर हवाएं चल रही है, तो जो एरोप्लेन वो क्या करती है, स्ट्रेटोस्फियर पर ही घूमती रहते, तब तक घूमेगी जब तक वहाँ का मौसम थोड़ा शांत ना हो जाए, थोड़ा ठीक ना हो जाए। तो यहाँ पर कभी कभी बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच स्फीयर डू दिस पैसेंजर एयरक्राफ्ट ट्रैवल और मूव। सो आपको लिखना है क्या, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और वो क्यों उड़ते हैं वहाँ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का वेदर फेनोमेना नहीं होता है, ना ही हवा तेज चलती है, ना ही बादल बनती है, ना ही कुछ नहीं होता। इसीलिए ये जो स्ट्रेटोस्फियर है बहुत ही काम है, बहुत ही शांत है, इसीलिए यहाँ पर एरोप्लेन चलती है, चलती नहीं है, उड़ती है, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपको कह दूं, यहाँ पर कभी कभी होता है कि किसी एक तरह का क्लाउड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग सिरस क्लाउड्स कहते हैं, राइट। कभी कभी वो बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन्स ओजोन लेयर। ओके, देयर इज अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ए विटल गैस बिटवीन 20 to 30 किलोमीटर। दिस रीजन इज कॉल्ड ओजोनोस्फियर। सो बच्चों इस स्फीयर का सबसे खासियत क्या है पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्ट्रेटोस्फियर में एक तरह का गैस पाया जाता है जिसे हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इस स्फीयर पर एक तरह का लेयर बनाए हुए हैं, ठीक है। और बच्चों इस स्ट्रेटोस्फियर पर ही ये जो ओजोन का जो एक्सटेंड है ना वो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में है, और इस रीजन को ओजोनोस्फियर कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि ओजोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है बच्चों। क्या आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन जो गैस है ना, ओजोन लेयर, जिसे हम लेयर कहते हैं, क्योंकि वो एक लेयर बनाया हुआ है, यानी कि एक तरह का परत बना के हमारा पृथ्वी को घेरा हुआ है। ये क्या करता है, जो यूवी रेस जो सन से निकल कर आती है, अल्ट्रावायलेट,
उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि पृथ्वी पर यानी कि अर्थ का अंदर आने नहीं देती है। अगर मान लीजिए कि अल्ट्रावायलेट रेस अगर अर्थ में आ जाती है तो दुनिया भर का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बच्चों, अगर अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ के अंदर यानी कि पृथ्वी में घुस जाती है तो क्या क्या हो सकता है। सो इस तरह का सवाल भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ के अंदर आ जाती है तो सबसे पहले ये हमारे आई साइट को नुकसान करेगी, यानी कि हमें टेम्पररी या फिर परमानेंट अंधा बना देगी। उसके अलावा जैसे ही ये अल्ट्रावायलेट रेस हमारे स्किन पर पड़ जाएगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकती है। तो ये यूवी रेस जो है बहुत ही डेंजरस है अर्थ के लिए, इसीलिए ये जो ओजोन लेयर है ना, ये क्या करती है, यूवी रेस को एंटर नहीं करने देती। तो हम ओजोन गैस को यानी कि ओजोन लेयर को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि आज हम पृथ्वी में सेफ है इन्हीं ओजोन गैसों के कारण से। लेकिन बच्चों, आज साइंस और टेक्नोलॉजी में सुधार आने के कारण से, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आने के कारण से बहुत सारे हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसका कारण से ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है, यानी कि ओजोन लेयर में होल हो रही है, छेद हो रही है, या फिर कहिए कि ओजोन लेयर जो है वो पतला होते जा रही है, यानी कि थिन होते जा रही है। सो इसे हमें रोकना है। अगर ओजोन लेयर में होल बन जाएगी पूरी तरह से तो क्या होगा आपको पता है। तो बच्चों, ये स्ट्रेटोस्फीयर की जो बाउंड्री है यानी कि जो लास्ट बाउंड्री है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपाउस, और ये कुछ 4 से 5 किलोमीटर की होती है। और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर जो है वो रुक जाती है, यानी कि इस स्फीयर में टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ती भी नहीं घटती भी नहीं, इसीलिए इसको भी स्ट्रेटोपाउस कहा गया है। उसके बाद बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो स्फीयर है वो है आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर जो है 80 किलोमीटर से लेकर 400 या फिर 480 किलोमीटर के बीच आता है। ये आपको याद रखना है कि इसका एक्सटेंड कितना है, आयनोस्फीयर का एक्सटेंड कितना है। नॉट ओनली of this ionosphere but you have to learn the extent of all the sphere, okay, troposphere, stratosphere, ionosphere and exosphere, okay। so ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और बच्चों, ये जो आयनोस्फीयर है यहाँ पर होता है आपका आयोनाइजेशन, ठीक है। किसका आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, और मेनली किसका कारण से होता है ये, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, गामा रेस, अल्फा रेस और कॉस्मिक रेस और भी बहुत सारे रेज आयनाइजेशन करते हैं। और बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घट जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसी तरह से ये जो आयनोस्फीयर है यहाँ पर भी जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है। और एक हाइट पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है उसके बाद फिर से धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्फीयर है उसके बाद सोलर रेडिएशन को क्या करना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, यहाँ पर करता है ऑक्सीजन के एटम। सो जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो क्या करते हैं, सोलर का जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक और बात बच्चों, आयनोस्फीयर में जो है नाइट्रोजन बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। नाइट्रोजन का मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फीयर में सिर्फ होते हैं। उसके बाद ये आयनोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है बच्चों, ये क्या करती है, लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को जो है क्या करती है, वो लेकिन बच्चों मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव को वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव को वो रिफ्लेक्ट करती है। और इसी तरह से हमारा जो रेडियो जो है यहाँ पर काम करती है। कैसे काम करती है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर एक रेडियो स्टेशन है तो वो रेडियो स्टेशन क्या करती है, एक साउंड वेव छोड़ती है जो कि लो फ्रीक्वेंसी वाली होगी। और वो लो फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड वेव है जो रेडियो स्टेशन ने छोड़ी है वो चली जाती है एटमॉस्फेयर में। और वो एटमॉस्फेयर से होती हुई जाती है, जब वो एटमॉस्फेयर की आयोनोस्फीयर जो लेयर में पहुंचती है वहाँ से आयोनोस्फीयर क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि उसको बाउंस बैक करके फिर दोबारा धरती की ओर यानी कि पृथ्वी की ओर भेज देती है। और इस तरह से वो साउंड वेव, वो लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव हमारे रेडियो ट्रांसमीटर तक पहुँचती है। और जो भी प्रोग्राम
रेडियो स्टेशन में चलाया जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई गीत गा रहा है तो यहाँ पर आपका रेडियो में भी वो गीत आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रेडियो का जो सारा प्रोग्राम कह सकते हो आप, प्रोग्रामिंग जो है वो ये करता है। ठीक है, कौन करता है? आयोनोस्फीयर करता है। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ स्फीयर दैट इज एक्सोस्फीयर। ओके, as discussed earlier, this is the outermost layer of the atmosphere, form the outermost boundary of our atmosphere. The atmosphere is in this region is highly predominant with rarefied hydrogen and helium gases. ठीक है, सो ये जो एक्सोस्फीयर है ये एटमोस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट वाला लेयर है। ठीक है, उसके बाद एटमोस्फेयर फिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली ये जो इलाका है यानी कि एक्सोस्फीयर है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस सिर्फ मिलता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो बहुत ही लाइट होते हैं ना, हल्के होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मोर अबाउट ओजोन लेयर and ozone layer depletion, then global warming and consequence of global warming। और जाते जाते बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे।